हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 20। आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस और आज का जो मेन टॉपिक होगा हमारा कॉलिनियर एसएचएम और कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में नहीं आपको अलग से करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम का ही स्पेशल केस क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेकर चलेंगे। जो बाकी के जो आप अगर यूट्यूब लेक्चर देखेंगे कहीं और, तो वहाँ पर क्या होगा, पहले सिंपल पेंडुलम फिर कंपाउंड पेंडुलम, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड पेंडुलम पढ़ेंगे और कंपाउंड पेंडुलम का स्पेशल केस में ही आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल पेंडुलम मिल जाएगा। तो टाइम यहाँ पर बचाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसा कि आखिरी क्लास में हमने जो जहाँ लेक्चर को छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन भैया कुछ इस टाइप का है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक स्प्रिंग है मेरे को, जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आपको के दिया हुआ है, और एक मास है जो कि वी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे ट्रेवल कर रहा है इधर। और यहाँ पर एक स्प्रिंग के पास में क्या लगा हुआ है, एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है। मास क्या करेगा, इससे टकराएगा। और जब ये मास इससे टकराएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ठीक। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पर। अच्छा, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम पीरियड होता है कि वापस अपना पोजीशन रिपीट करे। तो इसमें रिपीट करेगा, देखो मास यहाँ इस पर टकराएगा, इसको कंप्रेस करेगा, फिर दोबारा जब वापस स्प्रिंग वापस आएगा तो मास से छूट जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर इससे दोबारा टकराएगा, इस वॉल से टकराएगा। अच्छा, यहाँ पर जो कोलिजन है वो सारे इलास्टिक दिए हुए हैं आपको। तो इलास्टिक कोलिजन दिए हुए, तो जब यहाँ टकराएगा तो वापस उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ठीक, जब वापस उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, अपना पोजीशन रिटेन कर लेगा। तो इस तरीके से एक बारी ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक, यहाँ से इधर गया, कंप्रेस किया, वापस आया, टकराया, फिर इधर आया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पूरा एक मोशन हो जाएगा उसका। उसको क्या बोलेंगे हम, उस जितना टाइम उस मोशन में लगेगा उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ठीक, अब देखो इसमें कितने तरीके के मोशन है। पहली चीज़, जब ये इधर से मान लो इसने कंप्रेस किया इधर, तो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले ये देखना है हमें। तो एक तो ये एल डिस्टेंस, तो इसको कवर करना ही है। कितनी बारी कवर करना है, पहले जब इधर से इधर गया ये, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक, तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ऐसे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दो पार्ट हो गए। ये वाला पार्ट स्प्रिंग के कांटेक्ट में है तो स्प्रिंग वाला इसमें टाइम पीरियड यूज़ करेंगे, और जो बाकी का फ्री मोशन वाला पार्ट इसमें फ्री मोशन वाला टाइम पीरियड यूज़ करेंगे। तो जो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा वो कौन सा है, टी स्प्रिंग वाला प्लस टी फ्री वाला। ठीक, टी स्प्रिंग प्लस टी फ्री। अब जो टी स्प्रिंग है आपका, टी स्प्रिंग में क्या हो रहा है कि बस कंप्रेस हो रहा है और बाहर आ रहा है। ठीक है, कंप्रेस और एक्सपेंड। ठीक, बस ये हो रहा है। जो टोटल टाइम पीरियड हम स्प्रिंग में निकालते हैं उसमें क्या होता था, टोटल टाइम पीरियड जब स्प्रिंग में निकालते थे उसमें कंप्रेस होता था, यहाँ आता था, फिर आगे यहाँ तक आता था स्प्रिंग, क्योंकि इससे अगर जुड़ा हुआ है तो कंप्रेस और एक्सपेंशन पूरा इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस आता था। तो ये आपका इसमें इस पूरे मोशन में जो टाइम लगता था इसको पूरा टाइम पीरियड बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट हो रहा है, यहाँ से इधर गया और फिर वापस आया और फिर मास डिस्कनेक्ट हो गया स्प्रिंग से। ठीक है, तो इतना पार्ट सिर्फ क्या लेंगे, ये जो दो मोशन है इसमें सिर्फ क्या काउंट करेंगे, स्प्रिंग का टाइम काउंट करेंगे। तो स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है, 2π√m/k, यही आता है ना भैया। हाँ जी, यही आता है, T=2π√m/k टोटल टाइम पीरियड होता है। लेकिन हमें कितना चाहिए, बस हमें आधा चाहिए। ठीक है, पूरा कितना था, यहाँ से ऐसे गया फिर वापस आया इधर तक और फिर इधर आया, तो हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, आधा पार्ट हटा दिया। हमें कितना चाहिए, बस आधा चाहिए। तो यहाँ पर स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या लेंगे, π√m/k। ठीक, अब बचा ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में भाई वो यहाँ से इधर ट्रेवल किया पहले, फिर स्प्रिंग वाला पार्ट हुआ और फिर वापस आया और फिर इधर डिस्कनेक्ट हुआ, पूरा इधर ट्रेवल किया और वापस आ गया। तो टोटल इधर कितना चला, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। तो एल डिस्टेंस को इसने दो बारी कंप्लीट किया भाई, ऐसे गया और ऐसे गया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितना कवर किया, दो बारी इसने एल डिस्टेंस को कवर किया। किस वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2L/v0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ आ गया, स्प्रिंग वाला पार्ट प्लस फ्री वाला पार्ट। ठीक, तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको एक स्प्रिंग दे दे, एक स्प्रिंग ऐसे और दे दे, एक स्प्रिंग ऐसे दे देगा और ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक इसने एल दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक एल दे देगा। तो पहला स्प्रिंग का टाइम पीरियड इतना आएगा, इतना, दूसरे स्प्रिंग का टाइम पीरियड। ठीक है, और फिर जितना पाथ आपका बीच में बचा प्लस वो। ठीक है, फ्री वाला पार्ट प्लस दोनों स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना आया है। पूरा टाइम पीरियड नहीं लेंगे, स्प्रिंग का आधा टाइम पीरियड लेंगे। स्प्रिंग का जो खुद का टाइम पीरियड होता है उसका आधा वैल्यू लेंगे, क्योंकि बस आधे टाइम तक ही मास स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
चलो भैया ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये इसका आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है कि आपका, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम फॉर विच mass m1 does not disconnect with mass m2। ये बताना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम फॉर विच मास m1 डज नॉट डिस्कनेक्ट विद मास m2। तो ये आपको बताना है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर इसने दिया हुआ है पहले से कि जो मास, ये सिस्टम है आपका, ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इस तरफ ये स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया हुआ है, और ये पूरा सिस्टम इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस दूर है, ये आपका मीन पोजीशन दिया हुआ है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर इस वक्त क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कितना, कुछ k इंटू एक्स, पूरे सिस्टम पर इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, k इंटू एक्स, ये m2 और इधर m1। अब अगर मैं क्या करूं, मैं ये दो मासेस है मेरे अलग अलग हैं, ठीक है, इनको क्या करूं, मैं सेपरेट कर लूं और m2 और m1 पर देखूं कि कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, m2 और m1 पर फोर्सेस देख लूं। तो m2 पर इधर कितना लग रहा है भाई, kx, भाई ये स्प्रिंग किससे कनेक्ट हुआ है, m2 से, तो m2 पर इधर कितना लग रहा है, kx। अच्छा, और क्या लग रहा है m2 पर, नीचे क्या लग रहा है, m2 इंटू जी, ग्रेविटी, और नीचे से क्या लग रहा है n, प्लस इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो स्लिप कर जाता, ठीक है, फ्रिक्शन है, इसी वजह से वो क्या है, जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब यहाँ ये बनता है कि जब आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा k इंटू एक्स, ठीक है, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो मैक्सिमम फोर्स होता है, तो उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू के लिए m1 हमारा स्टिक करना चाहिए, वरना तो m1 मतलब फोर्स अगर ज़्यादा मैक्सिमम होगा, मेरा फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर लग रहा है दोनों सरफेस के बीच में तो ज़्यादा फ्रिक्शन है तो मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तब भी वो वहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है, अगर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो मैं ज़्यादा फोर्स की वैल्यू तक वहाँ तक चिपका रह सकता हूँ, ठीक है। तो यही हमको निकालना है कि कितना ज़्यादा फोर्स हो कि m1 तुम्हारा वहाँ पर चिपका रहे, ठीक, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है फोर्स की, ठीक है। तो kx और यहाँ पर n, यहाँ पर m2g, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के लिए क्या लगाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब मेरा m1 और m2 पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, देखो, अब m1 भी मेरा m2 के साथ इधर आ रहा है, मतलब m1 पर भी कोई फोर्स लगना चाहिए, स्प्रिंग m1 से कनेक्टेड नहीं है, तो m1 पर कौन सा फोर्स है जो उसको इधर लेकर आ रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो m1 पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, m1 के नीचे सरफेस पर लगता है ना, तो सरफेस पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, F12 बोलेंगे इसको, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, ठीक। और क्या लग रहा होगा, इस पर नीचे m1g लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, ठीक। अभी नॉर्मल किसके इक्वल होगा, m1g के, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, m1 इंटू जी के। अच्छा, तो वर्टिकल में ये हो गया। अब अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स, और इस पर कहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की तरफ F21, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए फ्रिक्शन, ठीक। अब ऐसा हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, अब हमें निकालना है कि इस सिस्टम का पूरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो। तो भैया इसमें अगर मैं इस पूरे सिस्टम में देखूं तो मेरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम मेरा कुछ a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। तो जब a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, kx माइनस m1 प्लस m2 इंटू a, या फिर kx माइनस m1 प्लस, एक मिनट, सिस्टम पर फोर्स कितना लग रहा है, kx, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन kx माइनस F2। अच्छा, m2 की अगर मैं बात करता हूँ तो m2 अगर मेरा पूरा इधर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है a एक्सेलेरेशन से, तो मेरा m1 भी a एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट कर रहा है और m2 भी a से एक्सेलेरेट इधर की तरफ करता है। तो पूरा m2 के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो kx माइनस F21 क्या लिख सकता हूँ मैं, m2 इंटू a, ये मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी मेरी kx माइनस F21 इक्वल्स टू m2a। अच्छा, यहाँ से क्या निकाल लूँगा, मैं निकाल लूँगा यहाँ से F21 आ गया मेरे पास kx माइनस m2a, ठीक। अब यही F21 मेरा किसके इक्वल होगा, F12 के, F12 इक्वल्स टू F21। मुझे निकालना क्या है, मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मेरे पास F1 ये आ गया। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक काम करो, ये m2a आ गया, kx इक्वल्स टू ये आ गया मेरे पास, और
ठीक है, अब m1 की अगर मैं बात करता हूँ, m1 के लिए F12 मेरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और a एक्सेलरेशन से वो इधर की तरफ जा रहा है, तो F12 को मैं लिख सकता हूँ, इधर रब करना पड़ेगा मुझे। तो m2 के लिए ये वाली इक्वेशन आ गई, m1 के लिए क्या होगा, m1 के लिए फॉर m1 F12 इक्वल्स टू m1 इंटू ए, ये लिख सकता हूँ भाई, दोनों मासेस मेरे ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो m1 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F12, तो F12 इक्वल्स टू m1 इंटू ए, और मेरा F12 इक्वल्स टू F21 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, m1a इक्वल्स टू kx माइनस m2a। ठीक, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लूँ अगर, तो x का वैल्यू कितना आएगा, k अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू m1 प्लस m2a, सॉरी m1 प्लस m2 a इक्वल्स टू kx, तो x इक्वल्स टू m1 प्लस m2 a अपॉन k। ये मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया इस तरीके से। ठीक, अब क्या करना है भाई मुझे, ये एम्पलीट्यूड आ गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन की जगह डाल दूंगा m1 इंटू जी। ठीक है, अच्छा अब F12 मेरे पास क्या था, m1 इंटू ए, तो अगर मैं यहाँ से a का वैल्यू निकालता हूँ, इधर से मैं अगर a का वैल्यू निकालता हूँ तो a आ गया मेरे पास, a इज़ x इंटू के डिवाइड बाई m1 प्लस m2, x इंटू के डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो F12 क्या है मेरे पास, m1 इंटू ए, तो m1 इंटू एक्स के डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू न्यू m1 जी। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए x की वैल्यू क्या डाल दूंगा, a। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, a इज इक्वल्स टू म्यू जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई k। ये मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, न्यू जी m1 प्लस m2 डिवाइड बाई k। अच्छा, अब k डिवाइड बाई m1 प्लस m2 क्या है, k डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही है मेरा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू म्यू जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा अगर समझ में ना आया हो। आपके पास सिस्टम है, सिस्टम इधर a एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो m1 और m2 दोनों सिस्टम के पार्ट हैं, तो दोनों के पास a एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, इसके पास भी इधर की तरफ a एक्सेलेरेशन होगा m1 के पास, और इधर की इसके पास भी क्या होगा, a एक्सेलेरेशन होगा m1 और m2 के पास, दोनों के पास। अब m2 में हमने फोर्सेज निकाल लिए, m2 पर kx इधर लग रहा है, kx लगा दिया, फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, लगा दिया, n नॉर्मल इधर से लग रहा है और m2g नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब इधर जो नॉर्मल है वो उसका वैल्यू m1g है, इधर का नॉर्मल का वैल्यू अलग होगा थोड़ा, n क्या होगा उस पर, m2g के इक्वल होगा n इधर। ठीक है, यहाँ पर n इक्वल्स टू m1g है और इस पर m1g इधर से लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है कितना होता है, म्यू n। ठीक, तो म्यू m1 इंटू जी हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स जो है F12 वो इसको एक्सेलरेट कर रहा है इधर की तरफ m1 मास को, तो F12 में क्या लिख सकता हूँ, m1 इंटू ए, और m2 मास के लिए फॉर m2 मास kx माइनस F21 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 इंटू ए के। अब यहाँ F21 है मेरा, F21 इक्वल्स टू F12 है, F21 इक्वल्स टू F12 है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया x के डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो नेट फोर्स ऑन F12 कितना आ गया मेरे पास, x इंटू ए के डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तभी ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डालना है यहाँ पर, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैं यहाँ से अब निकाल सकता हूँ। तो बस इतना किया क्वेश्चन में, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है लिख सकते हैं पॉज करके। आगे चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइनल क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, जो आपका मास है ये m मास दिया हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है a, ये गिवन है। ठीक है, और पूछ रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P। तो भैया पहले देखो सीरीज में लगी हुई है स्प्रिंग आपकी। ठीक है, तो सीरीज में लगी हुई है, तो नेट इक्विवेलेंट k कितना आएगा, k इक्विवेलेंट इज, सॉल्यूशन इसका है k इक्विवेलेंट इज
कितना K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ये आपका K इक्वलेंट है। अब जब ये K इक्वलेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि P पॉइंट पर, या फिर आपका मास की, पहले मास के लिए देखते हैं, M मास के लिए देखूँगा अगर मैं, M मास के लिए फोर्स कितना लग रहा होगा उस पर। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना M इंटू K इंटू एक्स, इधर की तरफ अगर कहीं भी अगर मूव कर रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा K इंटू एक्स। साइन को अगर मैं यहाँ पर इग्नोर कर दूँ तो कितना हो जाएगा K इक्वलेंट इंटू एक्स। तो K इक्वलेंट इंटू एक्स, तो K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। ये किस पर लग रहा है? M मास पर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा है कि स्ट्रिंग में पूरी में क्या होता है, आपका फोर्स सेम रहता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग में क्या रहता है, फोर्स सेम रहता है। पूरा क्या होता है, जब स्प्रिंग आपकी किस में हो, सीरीज में लगी हो, तो फोर्स सेम रहेगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग ले लो, अगर स्ट्रिंग में क्या होता है, पूरे हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहता है ना, तो ऐसे भी यहाँ पर क्या होगा, हर पॉइंट पर फोर्स सेम होगा। ये एक ही वायर इसको मान सकते हैं। तो अगर मैं पी पॉइंट की बात करता हूँ तो पी पॉइंट पर मान लो आपका फोर्स F1 K1 स्प्रिंग की वजह से और फोर्स F2 K2 स्प्रिंग की वजह से क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये पी पॉइंट क्या हो रहा होगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो F1 में क्या लिख सकता हूँ, F1 इक्वल्स टू F1 लिख सकता हूँ मैं K1 इंटू, अगर इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैं A1 मान लूँ तो K1 इंटू A1 लिख सकता हूँ। F1 इक्वल्स टू K1 इंटू A1। अच्छा, अब ये सारे फोर्सेस क्या हैं, सेम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, K1 K2 इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x इक्वल्स टू A डिवाइड बाई K1 प्लस K2। सारे फोर्सेस सेम है ना, तो इस पर मैंने ये निकाल लिया, तो A1 क्या आ जाएगा, A1 इज K2 A डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तो कुछ ऐसा आपका आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्या है, फोर्सेस आपके सारे सेम है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, कि आपको अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो वहाँ से फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, मैंने आपको ऑसिलेशन के पहले ही लेक्चर में, जो कि एक लेक्चर हुआ, 2 लेक्चर हुए, एक ही लेक्चर हुआ शायद आपका अभी, तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि पोटेंशियल और फोर्स में क्या रिलेशन है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल और अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमें अगर V दिया होता है तो F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी एक्स, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कोई भी V दिया हुआ तो मैं F सीधे सीधे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में V इक्वल्स टू दिया हुआ है आपके 50x² प्लस 100, 50x² प्लस 100 अर्ग पर ग्राम। तो पूछ रहा है फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड K एंड ओमेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड ओमेगा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स निकाल लो, क्योंकि हमें क्या पता है F इक्वल्स टू माइनस KX होना चाहिए। तो जो भी x का कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक, वो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो F अगर इक्वल्स टू माइनस KX अगर डालता हूँ तो F इक्वल्स टू, पहले क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ V, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ V क्या है हमारे पास, 50x² प्लस 100, तो माइनस ऑफ 50 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 100 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 100x। तो K कितना आ गया, K इज 100, और यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट आएगा इसका डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि आपका किस में दिया हुआ है, CGS यूनिट में दिया हुआ है, डाइन पर सेंटीमीटर पर ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके का यूनिट आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज K बाई एम होता है, K बाई एम। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट K बाई एम। K पता है आपको। मास कैसे निकालेंगे, अगर आपका मास दिया हुआ है, इफ द मास ऑफ द बॉडी, अच्छा एक और चीज़ देख लो पहले, हाँ एक और चीज़ देख लो भाई। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो आपका फोर्स आया, आपका जो फोर्स जो आपका K आया, ये आपका पोटेंशियल देखो पहले, पोटेंशियल आपका दिया हुआ है अर्ग पर ग्राम में, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल पर यूनिट मास दिया हुआ है, पोटेंशियल की यूनिट होती है ना अर्ग्स, पोटेंशियल पर यूनिट मास दिया हुआ है आपका V। तो ये जो फोर्स आया क्या है, फोर्स पर यूनिट मास आएगा, इधर फोर्स पर यूनिट मास आया, तो यहाँ पर ये K क्या आएगा, K इज
फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स की यूनिट डाइन, पर यूनिट मास और पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो ये आपको लिख सकते हैं के प्राइम आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ आया, तो ये क्या होता है, ये भी क्या है, फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के प्राइम। ठीक है, समझे कुछ। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होता है सीजीएस में, अर्ग्स। ठीक, तो अर्ग्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेकिन अर्ग्स पर ग्राम, तो ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल पर यूनिट मास दिया हुआ है, तो पोटेंशियल पर यूनिट मास से फोर्स क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट मास आएगा, तो इसका मतलब के क्या आएगा हमारा, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट पर यूनिट मास, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर यूनिट मास हमारा के बाई एम होता है, तो के बाई एम क्या हो जाएगा, के प्राइम आया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100, तो कितना आएगा, 10 जो भी आएगा आपका वैल्यू सेकंड इनवर्स में 10 सेकंड इनवर्स। ठीक, तो इस तरीके से भैया आपका क्वेश्चन करना है, ऐसा वी वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम होता है कि कोई भी शेप का आपका पेंडुलम बना सकते हैं, कोई भी शेप। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे वायर है और नीचे बॉब लटका हुआ है, उसको ऑसिलेट करवाया हमने, ठीक है, तो वो क्या बन गया, हमारा पेंडुलम बन गया। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम में आपका वो सिंपल नहीं होगा, कुछ और शेप दे देगा। जैसे कि ये आपका इस टाइप से है और ऊपर से आपका मान लो ये कोई बार लटका हुआ है, ठीक है, ये बार है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा, मतलब इसका सारा मास कहाँ पर, इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, mg। अगर एक बार ऐसे ऑसिलेट कर रहा है आपका, ये बार आपका ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या हो रहा होगा, ये मास आपका जो है, ये जो मास है ये आपका ऑसिलेट कर रहा होगा। हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इधर से उधर जा रहा है, तो सारा खेल इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। कंपाउंड पेंडुलम में सारा खेल आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे बार को हटाकर हम क्या यहाँ पर एक पॉइंट देख सकते हैं, जो कि पॉइंट क्या हो रहा होगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका इधर उधर ऑसिलेट कर रहा होगा। अच्छा, जब इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ठीक, अच्छा, mg इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। मान लो ये थीटा एंगल बनाया इधर से, क्लियरली आपको दिख रहा है, तो थीटा एंगल अगर बनाया तो थीटा एंगल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली अगर मैं देखूँ, ये सब ने आपने किया होगा पहले से, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, स्मॉल एंगल ले रहे हैं हम थीटा, तो ये भी हो जाएगा mg इंटू साइन थीटा, mg इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, mg इंटू थीटा ले लेते हैं इसको, mg इंटू थीटा ले लो। ठीक, तो mg इंटू थीटा ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये mg इंटू थीटा हो गया, ये आप एंगल खुद से देख लेना, यही वाला होगा, इधर वाला होगा, असल में ये वाला होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक, तो ये इधर क्या हो जाएगा, mg इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल है, तो mg इंटू थीटा इधर आ गया, तो mg इंटू थीटा सारा खेल इसी का है। अब ये फोर्स इधर लग रहा है जो इसको क्या करवा रहा है, ऑसिलेट करवा रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह, mg इंटू थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, पहले की बात, टॉ इक्वल्स टू होता है आई इंटू अल्फा। ठीक, आई इंटू अल्फा मतलब आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। भाई ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ये फोर्स इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ऐसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, कुछ भी दिया हुआ है, mg थीटा इंटू एल ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक, बोल सकते हैं mg थीटा इंटू एल, ये जो है आपका कुछ l दिया हुआ है। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इससे, ये आपका O है, ये आपका C है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस l दिया हुआ है। तो mg इंटू थीटा कितना हो गया आपका, टॉर्क हो गया, और टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, आई इक्वल आई इंटू अल्फा क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अच्छा ये टॉर्क आपका नेगेटिव में आएगा इधर, तो प्लस mg थीटा एल इक्वल्स टू 0। तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई, mg एल थीटा लिखो, ये क्या बन गई आपकी, किस टाइप की इक्वेशन बन गई आपकी, एसएचएम टाइप की इक्वेशन बन गई, ये एसएचएम की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या था, आई भी था, तो आई को अगर मैं नीचे ले लूँ, अब इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है आपका
एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mg/L अपॉन आई क्या है यहाँ पर, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक, आई के इस पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये ओ है, ये ध्यान रखना है, ये किसके अबाउट है, ओ के अबाउट। ठीक, ओ के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। तो एम ओमेगा कितना हो गया यहाँ से, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट mg/L डिवाइड बाई आई। तो L क्या है, L इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम O एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। ठीक, जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है उसके अबाउट ही हमें लेना है। तो ये आपका भैया ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको मान लो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ऑसिलेशन का कंपाउंड पेंडुलम से रिलेटेड या सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, तो हमको यही लगाना है। अब मैंने बोला था कि कंपाउंड पेंडुलम का स्पेशल केस ही क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। कैसे, जब यही लेंथ में क्या कर दूँ, जो अपना मास है वो मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर दूँ सारा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पर सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, बॉब लटका दिया, उसको मास को यहाँ कंसंट्रेट कर दिया और ये लेंथ मेरे पास क्या हो गया, L। ठीक है, तो मेरा ओमेगा कितना आता है उसमें, ओमेगा इक्वल्स टू कितना आता है मेरा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट L अपॉन या फिर G अपॉन L, ऐसा मेरे पास आता है। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट G अपॉन L, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर याद हो आपको तो कैसे आएगा, देखो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट mg/L, तो mg/L ही रहेगा, ऊपर मास है बॉब का m। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस मास का O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m/L स्क्वायर, सिंपल यही तो होगा और कुछ नहीं होगा। I इक्वल्स टू ml स्क्वायर, इस मास का O के अबाउट, जब पॉइंट मास का किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर। कितना डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, L होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट G/L। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो कंपाउंड पेंडुलम का ही क्या है, स्पेशल केस है। ठीक, ये आ गया अंडर रूट G/L, ओमेगा स्क्वायर इज अंडर रूट G/L। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, mg/L डिवाइड बाई आई। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस पर मैं क्वेश्चन कोई आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है नहीं, आप खुद से लगाइएगा क्वेश्चन। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, आपका इफेक्टिव ग्रेविटी। अगर मेरा पेंडुलम जो है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं तो मेरा टाइम पीरियड किस हिसाब से चेंज होगा, आपको ये पता है। इसमें G का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट बढ़ गया है। क्यों लगता है, क्योंकि आपका मास नीचे की तरफ कितना होता है, mg, और ये लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ a एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेट कर रही है तो इसका मतलब आपका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है, ma। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये ma क्या है, एक आपके सूडो फोर्स की तरह एक्ट करता है, तो mg प्लस ma आपका टोटल हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है आपका टोटल वेट, mg प्लस ma। क्यों, क्योंकि आपका जो G प्राइम है, जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, वो हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर के साथ G माइनस a। ये आप याद रखेंगे, इफेक्टिव ग्रेविटी इज G माइनस a। क्या है आपका एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जो है आपका वो a है, तो mg प्लस ma हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो G प्राइम कितना हो जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो G अपोजिट डायरेक्शन में तो G प्लस a, अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो a क्या है, a इज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक और डायरेक्शन है माइनस G के अलॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा G प्लस a। तो G प्राइम कितना हो गया, G प्लस a, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, mg प्राइम इज mg प्लस ma। अब जब ऐसे ही जब नीचे जा रहा होता है तो क्या होता है, वेटलेसनेस वाली फील आती है। तो वेटलेसनेस वाली फील में नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, नीचे की तरफ है। जब सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो G प्राइम क्या हो जाएगा, G प्राइम इज G माइनस a। तो G में से थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया तो आपको क्या लगता है, वेटलेसनेस, थोड़ा वेट आपका कम लगता है, तो mg प्राइम इज mg माइनस ma। तो आपका वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी आपके ऊपर कोई पेंडुलम के ऊपर, तो ऐसे क्या होगा, पेंडुलम में होगा, पेंडुलम का भी तो मास है। ठीक है, तो पेंडुलम का अगर कोई मास है और वो मास आपका ऐसे लिफ्ट में लटका हुआ है मान लो, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और लिफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जाने लगे, तो इसका जो ओरिजिनल वेट था वो कितना था, mg।
ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा mg प्लस एम ए। तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी प्लस ए, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे आप जी की जगह क्या डाल देंगे, जी प्राइम। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम जी प्राइम, नया जी क्या आया, एल अपॉन आई। तो नया जी इज अंडर रूट एम जी प्लस ए एल अपॉन आई। कब, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जी माइनस आई, जी माइनस ए। ठीक, आई क्या मोमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम नहीं, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, जी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसी यही सिंपल केस आप सिंपल पेंडुलम के लिए, किसी भी कंपाउंड पेंडुलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो भैया इतना मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए बहुत है शायद, या आगे चल सकते हैं। एक काम करते हैं, इतना ही अभी के लिए बहुत है। कोलिनियर एसएचएम और इसके बाद में जो आपका एसएचएम विद 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो तुरंत आपके अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।